मतलब कहना थ्योरेटिकली बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, राज्यसभा के चुनावों को लेकर बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा मेरा पैनल मेरे साथ रहे। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनावों में वोट की गिनती अभी तक शुरू नहीं हुई है, शाम 7 बजे के बाद भी नहीं शुरू हो पाई। बीजेपी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की है और बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने भी चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। बीजेपी ने कहा महाराष्ट्र हरियाणा में गोपनीयता की नियम टूटे हैं। कहने का मतलब है जैसे पिछली बार जैसे अहमद पटेल का जो चुनाव हुआ था, रोलर कोस्टर जिसमें रात भर पत्रकारों की नींद खराब हुई थी, आज मुझे लगता है आज भी पत्रकारों की नींद खराब होगी, क्योंकि इस बार इन चुनावों में स्टेक्स भी बहुत ज्यादा हैं, सीटें हैं कम, लोग हैं ज्यादा, और उसमें बीच में दो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी कूद पड़े हैं, मीडिया बैरन्स भी कूद पड़े हैं, और इसी कारण ये चुनाव हो गया है मजेदार। तो चर्चा से पहले आप 2 बाइटें सुनिए। और हमने अपनी बात इलेक्शन कमीशन के सामने रखी। हमने जो बात रखी है अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ कि भाई हमारे जानकारी के अनुसार जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने एक फाइंडिंग ऑफ फैक्ट दी है कि उसने पूरे कंप्लेंट को एग्जामिन किया है और उन्होंने कुछ प्रिवेसी या सिक्रेसी का वायलेशन नहीं देखा है। जो चुनावों के दिशा निर्देश हैं, गोपनीयता के निर्देश हैं, सेक्रेसी के नियम हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। उस संबंध में महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी हमारी पार्टी ने अधिकृत रूप से वहां के जो चुनाव अधिकारी हैं उनको, ऑब्जर्वर को शिकायत भी की है और जो सेक्रेसी के कानून हैं उसके उल्लंघन के आधार पर हमने चुनाव के उनके चुनावों को हमने अवैध घोषित करने के लिए कहा है। और एक तरीके से सुभाष चंद्रा ने सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा के मामले में माफी मांग ली है। अब देखिए इतनी चर्चा ज्ञानवापी पिछले 1 महीने से हो रही है और मेरे मुंह से वो ज्ञानवापी निकला। मतलब मैं कहूंगा कि वो राज्यसभा वाले मामले में उन्होंने ये बात मान ली है कि वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, मोटी बात यह है। तो पहले तो मैं राजेश आपसे पूछूंगा इतनी मारधाड़ क्यों हो गई? देखिए ऐसा है कि 2 चुनाव पर सबकी नजर थी, एक हरियाणा एक राजस्थान। हरियाणा में इसलिए क्योंकि वहां पर मीडिया बैरन और विनोद शर्मा के बेटे और आपके स्वनामी कार्तिकेय शर्मा चुनाव मैदान में थे, उन्होंने चीजें क्लियर कर दी अजय माकन के लिए। और दूसरा था जो सुभाष चंद्रा के चुनाव लड़ने से प्रमोद तिवारी की बात फंस रही थी और एकदम से बीच में ऐसा लगा कि सिचुएशन कांग्रेस के हाथ से बाहर निकल जाएगी। लेकिन काफी लेट में अशोक गहलोत ने जिस तरह से घेराबंदी की अपने विधायकों की, जिस तरह से बाकी सारे जो असंतुष्ट विधायक थे उनको मनाया, ये स्पष्ट हो गया कि राजस्थान में तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और वो क्लियर था, सुबह से ही स्पष्ट दिख रहा था कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने फिर कांग्रेस के पक्ष में एक बार बाजी कर ली। हरियाणा में स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं थी और हरियाणा में शाम में करीब 3-4 बजे कार्तिकेय शर्मा जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ रहे हैं, जिन्हें जेजेपी और बीजेपी सपोर्ट कर रही है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि 2 कांग्रेस के विधायकों ने अपने जो अधिकारी है उसके अलावा कई लोगों को अपना बैलेट पेपर दिखाया, जिससे जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो कॉम्प्रोमाइज हुई। उन्होंने जो करंट रिटर्निंग ऑफिसर आरके नांदल को दिखाया और आरके नांदल ने उनकी लिखित और ओरल शिकायत पे कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उस शिकायत के बाद भारतीय जनता पार्टी भी गई और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र और राजस्थान का यह मुद्दा उठाया। मजेदार बात यह है कि आरके नांदल वही रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो, यदि आपको याद हो कि पिछली बार कांग्रेस के 12 विधायकों की जो वोट जो रद्द हुआ था गलत इंक से साइन करने की वजह से, उसके भी रिटर्निंग ऑफिसर आरके नांदल ही थे और जिसके चलते सुभाष चंद्रा जीत के आए थे और कांग्रेस ने कहा था कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है। बहुत लोगों का मानना यह है कि अब वोटिंग दोनों लोगों ने अपने अपने पक्ष रख दिए और वोटिंग कभी भी, मतलब काउंटिंग कभी भी शुरू हो सकती है। यूसुफ? नहीं, बात ब्रजेश ने बहुत सही बात कही कि गहलोत ने साबित किया कि साहब वो सक्षम है अपने विधायकों को बांधे रखने में और इधर उधर उन्होंने जाने नहीं दिया। हालांकि सुभाष चंद्रा जो खड़े हुए थे वो इसी एतबार से खड़े हुए थे कि उनके पक्ष में कुछ लोग क्रॉस वोट कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनकी कोशिशों को अशोक गहलोत ने कामयाब नहीं होने दिया।
और महाराष्ट्र में गैप मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा नहीं था जिसके लिए कार्तिकेय कोशिश कर रहे थे हम नाम। और तो मुझे लगता है कि अब चूंकि सारी मैं बात अपने कोलीग्स को बता दूं कि इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि पिछले 2 ओकेजन में 2 बार 2 पब्लिकेशन में मेरी तस्वीर छाप दी थी, तो ये इसलिए हंस रहे, कोई और कारण नहीं है, प्राइवेट जोक नहीं है। और एक पब्लिकेशन ने आज प्रकाशित की थी और एक ने 4 दिन पहले की थी, तो बहुत लोगों को जवाब देना पड़ा था ट्विटर पे। कार्तिक, उसकी वजह यह है कि उनका नाम मुझे तो आज अब पहली बार पता चला कि उनका नाम भी कार्तिकेय शर्मा है, क्योंकि हम तो उन्हें पिछले जब से उन्होंने चैनल शुरू किया था तब से हम उन्हें कार्तिक शर्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वजह हो सकती है। सैनी जी मुझे एक चीज बताइए, इस बार तो डिलीवर कर दिया अशोक गहलोत ने, जबकि लोग बोलते थे वो डिलीवर करते करते गुगली कर देते हैं। सैनी जी, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनुपम भाई आप क्या बोलेंगे, इस बार तो डिलीवरी हो गई अशोक गहलोत से? बहुत अच्छा डिलीवर किया। इनफैक्ट वो जाके बाकायदा वहाँ पे पोलिंग एजेंट बन के बैठे रहे और उसके साथ एक रिलीवर भी लेके बैठे थे, कोशिश कर रहे थे कि एक एक मत उनको दिखा के डाला जाए। और बहुत अशोक गहलोत हैड अ पॉइंट टू प्रूव। देखिए उनका प्रेसिडेंट चुनाव आ रहा है और जिस तरह से उनको सेकंड पायलट से एक चुनौती मिलती रहती है, हैड अ पॉइंट टू प्रूव। और उन्होंने ना सिर्फ डिलीवर किया, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे आप कह रहे थे कि राजस्थान को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल किया, उनकी सरकार भी, लेकिन ये कब तक होगा इस तरह घेरेबंदी, बाड़ेबंदी? क्योंकि हमने देखा है, वोट देखी है, हर बार होती है, क्रॉस वोटिंग देखी है। कोई जमाने में कांग्रेस के काम करती थी, समाजवादी पार्टी का तो पेट चल रहा है बसपा को तोड़ना, और अब भाजपा तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में लोगों को तोड़ रही। तो इसको भी एक बार मुझे लगता है चुनाव आयोग को इसको भी एक बार कंसिडर करना पड़ेगा। ये एक लोकतंत्र का माहौल सा होता जा रहा है, जैसे विधायकों को बाड़े में बंद किया जाता है, रिजॉर्ट्स में बंद किया जाता है, उनके वोट्स को देखने की कोशिश की जाती है। तो ये एक अजीब बात। शुक्ला जी, इस बार एक चीज तो साफ हुई, अगर कांग्रेसी निष्ठा से काम करें तो चुनाव जीत सकते हैं और सीटें निकलवा सकते हैं। मैं तो कार्तिकेय पहले से कह रहा हूं कि राजस्थान में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। और मैंने, अगर आपको याद होगा, तो मैंने कहा कि हर तरह से अशोक गहलोत एक ऐसे नेता हैं कि राजस्थान में बीजेपी को घुसने नहीं देंगे। है क्या कि एक लीडरशिप होती है, उस लीडरशिप का अपने लोगों के ऊपर एक नियंत्रण होता है। आप ये एक बयान याद कीजिए कि सुभाष चंद्रा जी ने कहा कि 9 विधायकों का मुझे समर्थन प्राप्त है और मैं चुनाव जीत रहा हूं। और ये हार्स ट्रेडिंग, बाड़ेबंदी को प्रमोट कौन कर रहा है? पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाले लोग। जब आपको ये पता है कि आपके पास उतने मतदाता नहीं है, उतने आपकी कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, तो आप कैंडिडेट क्यों उतारते हैं? और कैसे लोग आप लाते हैं जिनके जो पैसे के बल पर चुनाव जीत सकते हो? वही काम आपने हरियाणा में किया और वही काम आप राजस्थान में करने जा रहे थे, वही काम आप महाराष्ट्र में कर रहे हैं। ये जब सब कुछ साफ साफ है कि मेरे पास इतने मत नहीं है कि मैं अपना कैंडिडेट जिता सकता हूं, तो आप किसी नए आदमी को ले आएंगे और कहेंगे कि साहब मैं किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप, और आप नैतिकता का चोला भी बने रहेंगे। तो और उसके बाद आप चले जाएंगे निर्वाचन आयोग पे लंबी लंबी बात करने के लिए, इस नियम का उल्लंघन हो गया, उस नियम का उल्लंघन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। अरे बेसिक बात कीजिए ना कि किन नियमों का उल्लंघन आपने शुरुआत में कर दी, और उसके बाद आप छाती पीट रहे हैं कि ऐसा से ऐसा नहीं हुआ, ऐसा से ऐसा नहीं हो गया। प्रश्न यह है, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करके अपने लीडरशिप के साथ चल के निश्चित रूप से चुनाव जीत सकता है और चुनाव जीतता है। और अगर चुनाव न भी जीते तो दूसरे को जीतने नहीं देता। आप हरियाणा में आपकी सरकार है, सब कुछ है, और आप कह रहे हैं कि चुनाव कैंसिल करो। गोया कि आप जो चाहते तो आप कर नहीं पाए, और क्यों नहीं कर पाए कि आपका विपक्षी आपसे ज्यादा मजबूत था। वही स्थिति महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में वही नाटक आप कर रहे हैं, क्योंकि जो विकास अघाड़ी है वो आपको चलने नहीं दे रही। देखिए शुक्ला जी, इसमें 2 चीज है कि हमारी पॉलिटिक्स में जैसे कहते हैं ना कि सबसे पहले विचारधारा की बलि होती है जब चुनाव आता है, और ये मैं कहूंगा कि ये यूनिक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब से इंदिरा जी ने संयुक्त सरकारें गिराई 67 में, ये सिलसिला तो तब से चला आ रहा है कि सब मुख्यमंत्री बने और झट से वो सड़क पे आ गए। पार्टी में डिफरेंस किसने कहा था? नहीं, मैं आपकी बात देखिए 2 नहीं शुक्ला जी, मैं ब्रजेश पांडे जो अराजकता फैला रहे हैं, यूसुफ भाई भी वही अराजकता फैला रहे हैं और कहें कि ब्रजेश पांडे गलत है।
तब कैसे बात चलेगी? अराजकता तो दावा पता कर रहे हैं नहीं, कि तो मैंने- अराजकता तो मैंने पता नहीं शुक्ला जी, अराजकता सुनील जी, तो जो पता आपने मेरे नहीं, खिलाफ मोर्चा खोल रखा है ना, अराजकता तो पता नहीं, पर गठबंधन साफ दिखाई दे रहा है मुझे। आपने मोर्चा खोल रखा है मेरे खिलाफ। गठबंधन साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए मोटी बात यह है कि अच्छी बात है कि विपक्ष लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई सालों में जो राज्यसभा के चुनाव या जो विधान परिषद के चुनाव है उसमें ऐसा लगता था कि बड़ी लचर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और जो जीत रहे हैं वो फ्लूक से जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप इलेक्टोरल एरिना में या इस तरह के चुनावों में आप पुश बैक देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इससे फायदा डेमोक्रेसी को होता है, लोगों को होता है। क्योंकि अगर ये सारी की सारी सीटें हार जाती तो इसका मतलब ये था कि आपके सिंबल पे लोग जीतने वाले भी आपकी ना केवल विचारधारा से बिल्कुल अलाइन नहीं है बल्कि रिलायबल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक ये पुशबैक है, अच्छा है, चुनाव होने वाले हैं हिमाचल और गुजरात के, तो इससे ज्यादा मैं कहूंगा ज्यादा दम से विपक्ष चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इसके नतीजे अलग होते हैं ना, तो साफ साफ रिफ्लेक्ट करने लगता है असेंबली के इलेक्शंस में। तो ये छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े फासले तय करने के लिए कारगर साबित होती हैं। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि बहुत कारगर हो जाएंगे गुजरात या हिमाचल में, लेकिन हाँ 1-2 महीने का तो टॉनिक है, 1-2 महीने का तो टॉनिक है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल, और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मिलेंगे अगले हफ्ते।